मैंने आपको रीति काल से संबंधित 65 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आज हम 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो 66 क्वेश्चन क्या है। रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना है। आपको पता है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वेरी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर जो होता है वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से और नगेंद्र के इतिहास से क्वेश्चंस बनाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना है। मतीराम से माना है, चिंतामणि त्रिपाठी से माना है, केशव दास से माना है या बिहारी से माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल का आरंभ माना है वो माना है चिंतामणि त्रिपाठी से। क्वेश्चन नंबर 67 है, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। आपको पता है रीति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बिल्कुल काव्य है, क्योंकि गणानंद और बोधा उन्होंने क्या किया, अपनी आंतरिक अनुभूतियों का वर्णन किया था, तो इसलिए यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान एवं व्यक्तिगत है, बिल्कुल सही बात है। यह जो काव्य लिखा गया रीति मुक्त काव्य, ये क्या था, यह मूलतः आत्म प्रधान था। घनानंद ने अपनी प्रेमिका के वियोग के कारण उनका जो काव्य था वो उत्पन्न हुआ था और ये क्या था, व्यक्तिगत था। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त था, बिल्कुल सही बात है। इसमें किसी प्रकार की रूढ़ियों को नहीं अपनाया गया था, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त था। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है, यही बात गलत है, यह विशेषता नहीं है। अभिव्यंजना में यह कैसा था, अभिधा मूलक ना होकर कैसा था, लक्षणा और व्यंजना मूलक था। कैसा था, लक्षणा मूलक था और व्यंजना मूलक था, लेकिन अभिधा मूलक नहीं था। तो क्या विशेषताएं हो गई, पहली विशेषता सही है, दूसरी सही है और तीसरी सही है और चौथी गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कथन 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, राजनीतिक रूप से रीति काल मुगलों के शासन के वैभव का क्या था। चरम उत्कर्ष का युग था, उत्थान का युग था, विस्तार का युग था या चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है या योग है, हम कह सकते हैं। जो राजनीतिक रूप से जो रीति काल था उस समय मुगलों की जो शासन का वैभव था वो क्या था, चरम उत्कर्ष के बाद क्या हुआ, उनका निरंतर ह्रास हुआ, उत्तरोत्तर ह्रास हुआ और पतन का क्या माना जाता है, योग माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रेम की पीर ही को लेकर उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में है। प्रेम की पीर को लेकर ही उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल यह कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में कहते हैं, घनानंद के संदर्भ में, मतीराम के संदर्भ में, केशव दास के संदर्भ में या चिंतामणि के संदर्भ में। तो यह कथन जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वो किसके संदर्भ में कहते हैं, घनानंद के संदर्भ में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है। कौन सी रचना है जो चिंतामणि की नहीं है, साहित्य दर्पण है, काव्य विवेक है, कवि कुल कल्पतरु है या काव्य प्रकाश है। तो चिंतामणि की जो रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है, साहित्य दर्पण नहीं है। काव्य विवेक किसकी है, चिंतामणि की है। कवि कुल कल्पतरु किसकी है, चिंतामणि की है। काव्य प्रकाश किसकी है, चिंतामणि की है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना साहित्य दर्पण किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है, किस आलोचक ने कहा था, किसकी कविता के संदर्भ में कहा था, बिहारी की कविता के संदर्भ में कहा था कि कविता उनकी कैसी है, श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। यह किसने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था या नामवर सिंह ने कहा था। यह किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 है, रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि कौन है जिन्होंने
काव्य के समस्त अंगों का विवेचन किसमें किया है? अपने ग्रंथ में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीति काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? कौन सा कवि नहीं है? तो देखो, कुलपति मिश्र नहीं है, देव नहीं है, कि मतीराम नहीं है, कि चिंतामणि नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतीराम नहीं है। सर्वांग निरूपक कवि कौन होते हैं? जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन किसमें किया हो? अपने ग्रंथ में किया हो। तो ऐसा कौन सा कवि नहीं है? रीति काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती हो? तो वो कौन सा कवि नहीं है? देव नहीं है। कुलपति मिश्र की तो की जाती है, मतीराम की जाती है, चिंतामणि की जाती है, लेकिन कुलपति मिश्र की जाती है, देव की जाती है, चिंतामणि की जाती है, लेकिन मतीराम की गणना नहीं की जाती। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतीराम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही थी? जो मध्यकाल था उसमें क्या आया? रीतिकाल आया। और भक्ति काल को हम किस में रखते हैं? मध्यकाल में रखते हैं। तो ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही थी? तो देखो, भूषण की रही थी, घनानंद की रही थी, बिहारी की रही थी, लेकिन नूर मोहम्मद की भूमिका नहीं रही थी। नूर मोहम्मद की भूमिका किसमें नहीं रही थी? ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? नूर मोहम्मद की भूमिका नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत पूछा जा रहा है? रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, ये हम पढ़कर आए थे, ऊपर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था, तो ये व्यक्ति प्रधान है, ये बात बिल्कुल सही है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिव्रत कवियों से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने क्या है? उनका प्रेम क्या है? खुद का स्वयं का प्रेम है, वैयक्तिक प्रेम है। तो रीतिव्रत कवियों से कैसा है? भिन्न है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, वो उससे व्यथित हुए थे तभी तो उनका काव्य सर्जित हुआ था, इसलिए रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम वर्णन है वो कैसा है? व्यथा प्रधान है। ये बात भी बिल्कुल सही है। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, ये ही कथन गलत है, क्योंकि रीति मुक्त काव्य पर किसका प्रभाव है? फारसी का प्रभाव है, और ये कथन क्या कह रहा है? फारसी का प्रभाव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो देखो, प्रमुख प्रवृत्ति पूछी जा रही है रीति मुक्त काव्य की। अलंकृति है, विरोध वैचित्र्य है, या स्व अनुभूति और स्वच्छंदता है? तो रीति मुक्त काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति आएगी वो क्या आएगी? स्व अनुभूति और स्वच्छंदता आएगी। क्या आएगी? स्व अनुभूति और स्वच्छंदता आएगी। आज मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने 66 से स्टार्ट किए थे और 75 तक आपको कराए हैं। टोटल रीति काल से संबंधित मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी। आज 75 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसकी पार्ट के रूप में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी मेरे चैनल पर, जिसका मैंने नाम लिखा है प्रश्नोत्तरी रीतिकाल प्रश्नोत्तरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैं डाल चुकी हूँ। ये पार्ट 5 का है, इसमें केवल मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं। अब अगला पार्ट और आएगा, केवल हमको रीतिकाल के 100 क्वेश्चन करने हैं, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। रीतिकाल खत्म होते ही आधुनिक काल की ओर हम अग्रसर होंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी उपलब्ध हो जाएगी, भक्ति काल से संबंधित संपूर्ण प्रश्नोत्तरी उपलब्ध हो जाएगी, और रीतिकाल की भी सीरीज समाप्त हो जाएगी। केवल 25 क्वेश्चन शेष रह गए हैं, फिर हम आधुनिक काल की ओर अग्रसर होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।